इस समय का सवाल राम मंदिर दान चोरी के मामले में यही है जो इस समय आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये माना जाता रहा है। भारतीय मानस के भीतर यही भाव रहा है कि भगवान राम के गुणों का अनुसरण करते हुए उनकी भक्ति करते रहो, जीवन तर जाएगा। लेकिन यहां राम धाम में लूट हो गई, राम नाम की जगह राम धाम का मामला हो गया। और अभी तक 2 इस्तीफे हुए हैं, 8 गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि और कितने किरदार, 2 इस्तीफे, 8 गिरफ्तार, अभी और कितने किरदार राम धाम की लूट में लगे हुए ये लोग कितने हैं एक्चुअली, और कितना बड़ा ये मामला है। अभी तक जो कुछ हुआ, ये गिरफ्तारियां, ये इस्तीफे, क्या इसको देर पर दुरुस्त माना जाएगा या टू लेट टू लिटिल माना जाएगा? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं और यह बता देता हूं कि आज की बहस असल में क्यों जरूरी है और हम कर क्यों रहे हैं। यह बहस क्यों जरूरी है और क्या सवाल हैं इस समय के, वो ये है कि चंपत राय ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन क्या यह दबाव में उठाया गया उनका कदम है? क्या अनिच्छा से उन्होंने इस्तीफा दिया है? क्योंकि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, दबाव इतना ज्यादा होने लगा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने, पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और यहीं पर वो सवाल भी है कि अगर ये रिपोर्ट गोपनीय है तो इसका संज्ञान लेते हुए ट्रस्ट की तरफ से ये क्यों कहा गया कि क्योंकि इसमें ये दिखाई दे रहा है लिहाजा इसमें जांच किया जाए? क्योंकि अभी तक उनको इस बारे में बताए जाने के संदर्भ में कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं कि ट्रस्ट को भी इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया था। अभियुक्तों के बयान में नाम आने का डर था, इसलिए इस्तीफा दिया गया क्या? एफआईआर में छोटे कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, बड़े नाम अब भी बाकी हैं, एफआईआर में उनका जिक्र क्यों नहीं? क्या इस्तीफा देने भर से अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन हो गया, या फिर असल में एफआईआर में भी नाम रिफ्लेक्ट होने चाहिए? नाम रिफ्लेक्ट होंगे ये दिखाई दे रहा है, क्या इसलिए इस्तीफा दिया गया? एसआईटी रिपोर्ट में और कितने बड़े नाम हैं, क्या यहीं तक मामला सीमित है? या अगर हम कुछ देर के लिए कंसीडर करें उस बयान को जो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो क्या उसको देखते हुए अंदाजा कुछ और दूर तक जाता है? 2 इस्तीफे, 8 गिरफ्तार और कितने किरदार, क्या यहीं तक इतना ही मामला है, इतने ही लोग इन्वॉल्व हैं, या 150 लोगों से पूछताछ हुई है? अभी तो ये 8+2 जो दिखाई दे रहा है, इसमें संख्या काफी आगे बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब जो चल रहा है जाहिर है इसलिए हो रहा है क्योंकि भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या इस्तीफे से राम भक्तों का भरोसा लौट आएगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज दे से। अब देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करता हूं। चंपत राय ने इस्तीफा दिया, यह इस मामले की आज की सबसे बड़ी खबर है। कल की बड़ी खबर थी कि एफआईआर अब दर्ज कर ली गई। आज की बड़ी खबर है चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय का इस्तीफा हुआ। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। अयोध्या में वीएचपी की बैठक में यह फैसला लिया गया था जो आज अमल में लाया गया। चढ़ावा चोरी का मामला, बड़े नामों का इस्तीफा। अब जरा यहां यह भी देखिए, चंपत राय जो हैं वो ट्रस्ट के महासचिव हैं, अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, उनका इस्तीफा हुआ। वजह क्या? वजह यह कि चढ़ावे की जिम्मेदारी, असल में पूरे देखरेख और प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक ट्रस्ट में, ट्रस्ट के महासचिव की हैसियत से इन तमाम बातों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मंदिर में चढ़ावे से लेकर, निगरानी से लेकर, प्रबंधन से लेकर। एसआईटी ने पूछताछ की थी और यहां अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, तो वो भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य। देखरेख में चढ़ावे की गिनती होती है, निगरानी वो कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये सब हुआ। रिश्तेदारों की नियुक्ति का आरोप भी उन पर है और कहा गया कि जिन रिश्तेदारों की नियुक्ति उन्होंने की उन्हीं ने घपले को अंजाम दिया, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और यहां उनका भी इस्तीफा हुआ। अब चंपत राय के इस्तीफे पर बड़ी खबर देख लीजिए। इस्तीफे से पहले वीएचपी की बैठक हुई थी। 2 दिन अयोध्या में वीएचपी की बैठक चली। बैठक में एसआईटी की जांच पर चर्चा हुई। एसआईटी ने जो जांच की है उसको लेकर वीएचपी ने मंथन किया और कहा यह जा रहा है कि उसी दौरान यह तय हो गया था, जिसको बाद में अमल में लाया गया। हालांकि सोर्सेस के हवाले से वो खबर आई थी।
सोर्सेस ये भी बता रहे थे कि इस्तीफे के संदर्भ में जो औपचारिकताएं थी वो पहले से होनी शुरू हो गई थी, जो आज कल्मिनेट हुई हैं दोपहर में। चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा आज दिखाई दिया, उसकी शुरुआत एक तरीके से कल ही हो गई थी, उसको अमल में लाया जाना शुरू हो चुका था और कल्मिनेट वो आज हुआ है। चंपत राय के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। कहा यह जा रहा है कि एफआईआर होने के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ गया था। अयोध्या में 2 दिन तक वीएचपी की बैठक चली, जिसमें यह बात तय हुई थी कि इस्तीफा तो देना चाहिए। एसआईटी जांच पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई। मंदिर आंदोलन, वीएचपी की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साख है, उसको लेकर मंथन हुआ कि क्या इससे साख पर भी असर आ सकता है। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा भी मौजूद थे। सोर्स ऐसा बता रहे हैं कि उस दौरान जब यह मंथन हुआ तो ये दोनों संबंधित व्यक्ति भी वहां पर मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में चर्चा हुई। ये चर्चा हुई कि एसआईटी की जांच में क्या क्या निकल कर आ रहा है, क्या उस रोशनी में इस्तीफा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जाएगा तो क्रेडिबिलिटी पर, वीएचपी के इतने सालों के संघर्ष और उससे बनाई हुई उनकी अपनी प्रतिष्ठा और इंटीग्रिटी, क्या उस पर आंच आएगी। इसको सबको मद्देनजर रखते हुए फिर ये कदम उठाए गए। 8 अभियुक्तों से बहरहाल जो अरेस्ट किए गए, उनसे पुलिस की पूछताछ, पहले डिटेन किए गए और फिर अरेस्ट किए गए। पुलिस की पूछताछ हुई, अभियुक्तों के बयान पर आगे की कार्रवाई होगी, आगे भी पूछताछ होगी। चंपत राय का नाम आया तो उनसे भी पूछताछ आगे होगी और अनिल मिश्रा के संदर्भ में जिक्र हुआ तो उनसे भी आगे पूछताछ होने वाली है, ये खबर भी आ रही है। तो अब इन तमाम बातों के आधार पर आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिजीत हमारे संवाददाता इस समय वहां पर निगाह बनाए हुए हैं अयोध्या में, उनके पास चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निशांत आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। दिखाना शुरू कीजिए मेहमानों को। सुनील साजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। श्रीराज नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं पॉलिटिकल साइंस के। और एमएल शर्मा, जो कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं जांच वाले एंगल पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय अभिजीत के पास मैं जाना चाहूंगा, उनके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। अभिजीत, इस वक्त का कोई अपडेट जो आप चाहते हैं कि इसमें उसको भी शामिल किया जाए ताकि चर्चा को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिले? देखिए, 8 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और सोमवार को फिर से पेशी होगी और संभवतः तभी पुलिस रिमांड मांगेगी और आगे की पूछताछ शुरू होगी। इसमें जांच शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात कि 80 लाख के लगभग की बरामदगी हुई थी, ये भी एक खबर है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इस्तीफे की अब ट्रस्ट के ऊपर जांच होगी। ये भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि ट्रस्ट के सदस्यों से जो जांच है और पूछताछ वो जारी रहेगी, यानी कि जांच का दूसरा चरण जो है वो अब शुरू होगा। और यदि जो इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, उस जांच के दायरे में भी जो संदेह में ट्रस्ट के सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनको बुलाकर पूछताछ कर सकती है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का है, यानी कि कल से ये गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे पूछताछ की गई और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अभी इंतजार करना होगा कि आगे चल के किन किन ट्रस्ट के सदस्यों से और पदाधिकारियों से पूछताछ होती है। लेकिन बड़ी अपडेट ये भी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से अभी और पूछताछ हो सकती है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। जी दिनेश। अभिजीत, एक और बात आपसे पूछूंगा और उसके बाद अगर आपको कोई काम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स के संदर्भ में, वरना आप हमारे साथ बने रहिएगा अगर आपके पास वक्त है तो। एक बात और समझना चाहता हूं कि इस पर अयोध्या वासियों की क्या प्रतिक्रिया आई इस्तीफे के बाद, खासतौर से साधु संत समुदाय जो वहां रहता है उनकी तरफ से कोई ऐसी विशेष बात जो आपको लगता है उल्लेखनीय है, वो उसका भी जिक्र कर दीजिए और उसके बाद में फिर चर्चा में जाता हूं। देखिए, अयोध्या में इस वक्त माहौल ये है कि आप गली नुक्कड़ दुकानों पे जाएं, होटल में जाएं, ढाबे में जाएं, कहीं पर भी जाएं तो चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि ट्रस्ट में पैसों की चोरी, गबन और तमाम लोग जो हैं वो सारे अपने ही लोग थे, तो फिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई, इतना बड़ा गबन कैसे हो गया, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ तक बात है संत समाज की, वो आक्रोशित है, वो भी अपने अपने विचार रख रहे हैं। उनका कहना है कि दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए और ट्रस्ट की व्यवस्था
में व्यापक बदलाव बहुत आवश्यक है। इस बात पर जोर देते हैं यहाँ का संत समाज भी और यहाँ के स्थानीय लोग भी। उनका कहना है कि पूरा का पूरा ओवरहॉल होना चाहिए सिस्टम, उसके बाद जाके ये दुरुस्त हो पाएगा। अच्छा, बाकी मॉडल एक और बात, क्या पुलिस की तरफ से ये जो डिटेन किया गया, ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी में फिर इनको भेजा गया है पुलिस रिमांड के बजाय, क्या वो इसलिए कि बीच की छुट्टियों वाले दिन बचाए जा सके? वरना अगर रिमांड लिए जाएंगे तो 3 दिन तो छुट्टी वाले वैसे ही चले जाएंगे। क्या ये इसके पीछे की बात है? जी, निश्चित तौर पे चूंकि छुट्टी वाले दिन ये सुनवाई हुई है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, तो सोमवार को संभवतः फिर से एक बार रिमांड की जो है वो मांग की जाएगी। जैसा कि अभियोजन अधिकारी ने भी ये जानकारी दी है कि सोमवार को फिर से उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो रिमांड पुलिस को मिल सकती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, यानी कि जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनके बयान भी लिए गए हैं और उसके आधार पर अभी और इन्वेस्टिगेशन आगे होंगे, लोगों से पूछताछ होगी और उनकी निशानदेही पर छापेमारियां भी हो सकती है। ये भी अपडेट मिल रहे हैं। जी, अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं कि अभी जो पूछताछ हुई है उसकी निशानदेही पर छापेमारी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में पुलिस रिमांड में लेकर ये जो लोग हैं उनसे पूछताछ का नया सिलसिला शुरू कर सकती है पुलिस। और अगर ये नाम लेते हैं तो बड़े नामों के साथ भी आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है। अब जरा मैं जाता हूं इसमें डॉक्टर अजय आलोक के पास। अजय आलोक जी, बाकी चीजें तो एक तरफ चल रही हैं, लेकिन अभिजीत ने एक चीज जो मेंशन की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हो कैसे गया। क्या किसी एक स्थिति में ये वाला जो एक तरीके से आघात है उसको मरहम मिल जाएगी, ये कॉम्पनसेट होगा, या आपको लगता है कि कार्रवाइयां तो चलती रहेंगी लेकिन ये जो भरोसा डगमगाया है ये बहुत बुरा नुकसान हो गया? निश्चित तौर से देखिए, आघात तो हम सभी को लगा है, चाहे हम हो चाहे आप हों, आघात सबको लगा है। तमाम हिंदुओं को आघात लगा है, ये एक आस्था पे चोट हुई है और निश्चित तौर पे लोग आक्रोशित भी हैं कि किसी भी अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाए, रिकवरी पूरी की जाए और जिम्मेदारी में लापरवाही और कांड में संलिप्तता दोनों दो चीज़ हैं। इन दोनों पहलुओं पे काम करना चाहिए। जो भी संलिप्त हैं, वो अपराधी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, रिकवरी 100% होनी चाहिए और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही की उनको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही कहा है कि हमने कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने दो, तुरंत कार्रवाई करेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन का मैं कहूँगा कि फ़ेज़ 2 शुरू हुआ है और फ़ेज़ 2 में अभी मनी ट्रेल से लेके एक एक चीज़, बाकी तमाम चीज़ खुलेंगे। इसमें जो भी हो व्यक्ति, किसी भी हालत में इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो वर्गीकरण आपने डॉक्टर साहब, ये जो वर्गीकरण आपने किया है, भारतीय एक संलिप्तता वाली बात कही है आपने और एक लापरवाही वाली बात जो कही है, क्या वर्गीकरण इसी तरीके का माना जाए कि जो संलिप्त लोग हैं उनके लिए सजा का प्रावधान दिमाग में लेकर चला जाए और जो अपराधी जो लापरवाही आपकी निगाह में वर्गीकरण है वो इस्तीफे वाला वर्गीकरण है क्या? नहीं, लापरवाही भी दो तरीके की होती है, एक सामान्य लापरवाही, एक आपराधिक लापरवाही। आपराधिक लापरवाही में जिम्मेदारी तय करके उसमें प्रावधान होता है दंडित करने का। मैंने साफ साफ कहा एसआईटी अपना काम कर रही है, एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। 4 सरकारें हमारी गिरा दी 1991 में, बाबरी मस्जिद 92 में, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद हमने राम मंदिर मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। 1900 जब से हम बने, राम मंदिर हमारे लिए एक संघर्ष का मुद्दा है और आज जब ये मंदिर बन गया, इतना भव्य मंदिर है, तो कुछ लोगों की कारस्तानियों के कारण, अपनी लालच के कारण, जो हिंदू समाज पे एक तरह से मैं कहूँगा कलंक है, उसको लेकर पूरे मंदिर की आस्था पे चोट करना, ये किसी भी तरह कहीं से भी असहनीय है, ये सहन नहीं किया जा सकता है। और खुद योगी जी एक मठाधीश भी हैं और सन्यासी भी हैं। निश्चिंत रहिए, प्रधानमंत्री खुद व्यथित हैं। किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि इस व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। ये व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो, इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आहत हर कोई है और दोनों ही बातें देखनी पड़ेंगी कि किन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया, क्या वो आपराधिक लापरवाही थी, और दूसरे ये कि जिन्होंने सीधे सीधे संलिप्तता दिखाई है, इन दोनों को ही उनके किए के हिसाब से अंजाम तक पहुंचाएगा, लॉजिकल कंक्लूजन तक ये पूरा मामला पहुंचेगा। सुनील साजन जी, ये बातें आश्वस्त करती?
जी दिनेश जी, देखिए मैं केवल एक बात कहूँगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस के लोग मंदिर में बैठे हैं वो भगवान राम का दान पात्र लूट रहे हैं। और आप सोचिए, उसके बाद इस बात को तो मैं कह सकता हूं कि भगवान की कृपा थी कि उन्होंने अपने घर में होने वाली चोरी को माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से दुनिया को बताया। और आज जो कार्रवाई हुई है उस पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा और भगवान के ऑडिट से कोई नहीं बच सकता है। और बीजेपी तो पहले दिन से जान रही थी कि भगवान राम के मंदिर में लूट हो रही, इसीलिए तो 10 दिन हो गए बीजेपी का कोई प्रवक्ता डिबेट में नहीं था। अब वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम बात करने लायक या आंख में आंख मिलाने लायक बन गए हैं, हालांकि बने नहीं हैं। आप सोचिए, हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं, ये गुपचुप तरीके से एसआईटी, गुपचुप तरीके से एफआईआर, गुपचुप तरीके से गिरफ्तारी और फिर गुपचुप तरीके से इस्तीफा। इनकी सरकार में तो इस्तीफा होते ही नहीं था। यह इस्तीफा हुआ है क्योंकि भगवान राम ने अपनी अलौकिक शक्ति से ये जो दान भक्त हैं, ये राम भक्त नहीं हैं, दान भक्त बीजेपी वाले, दान भक्त विश्व हिंदू परिषद वाले, दान भक्त आरएसएस वाले, तो भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा आपने, देश का कोना कोना तो बेच दिया। आप समंदर बेच रहे हैं, पहाड़ बेच रहे हैं, जंगल बेच रहे हैं, पिछड़े दलितों का आरक्षण लूट रहे हैं, सारे संसाधन बेच रहे हैं, भगवान राम का मंदिर भी लूट लिया। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई होती है, टीवी पर चलता है, बुलडोजर आ गया, हाफ इनकाउंटर हो गया, फुल इनकाउंटर हो गया। ये कार्रवाई में भेदभाव क्यों है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो मंदिर और दान के बारे में बहुत जानकार हैं, उनका अनुभव है क्योंकि संत हैं कि दान कैसे आता है, मंदिर की व्यवस्था क्या है। हर सप्ताह आप जाते भी थे मंदिर, आप हर सप्ताह मंदिर जाते थे, मंदिर लूट गया। जो लोग बैठे थे उनको अभी भी भाजपा वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कहते हैं कि ये तो संत हैं। इस्तीफा हो गया, एफआईआर नहीं हुई, मतलब इस्तीफा हो गया तो न्याय हो गया। लेकिन क्या आप इसको भी मानते हैं शायद यही एक वजह रही हो सुनील साजन जी? ये सब सुनील जेल कब साजन जी, जाएंगे? इस बारे में तो हम कई दिनों से, क्योंकि इस केस को फॉलो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, तो ये बात कही गई किसी की तरफ से कि एग्जैक्टली मुझे अभी नाम स्मरण नहीं हो रहा है कि देखिए यही है, अगर इसमें एफआईआर होगी तो उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई, अगर इस्तीफा होगा तो इस्तीफा इतने देर से क्यों हुआ। तो जिनको राम मंदिर बनने के पहले से ही राम मंदिर बनने के संदर्भ में तकलीफें थी, उनकी तकलीफें आज भी कायम है, वो किसी ना किसी स्वरूप में कुछ भी कर लिए जाने पर कायम रहेंगी, इसलिए उनकी हर बात को हम सेटिएट नहीं कर सकते, ऐसा भी कहा गया। देखिए दिनेश जी, ये भाजपा आरएसएस के लोग केवल झूठा प्रचार करते हैं। ये तो भगवान राम के नाम पर वोट चोरी करते हैं। अब दान पात्र की चोरी कर लिया, चंदा चोरी कर लिया, जमीन घोटाला कर लिया। ठीक है, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जो उनकी सोच थी, सोच क्या थी समाज में? तो आपने जो बात कही है सर, ये ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेता हूं। आप कह रहे हैं हम समाजवादी लोग हैं। मैं अपनी बात कह लूं, मैं 10 सेकंड में 10 सेकंड में अपनी बात कह ले। ठीक है, केवल 10 सेकंड में हम आता हूं डॉक्टर साहब, आपका इशारा देख रहा हूं, आता हूं आपके पास। देखिए इनकी मंशा समझिए, देखिए दिनेश जी, इनकी मंशा समझिए। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब ये सब लोग मिल करके 1400 करोड़ घोटाला कर गए। फिर जब भगवान राम का मंदिर बनना हुआ तो जमीन घोटाला कर गए। जब भगवान राम का मंदिर भव्य तरीके से बन करके तैयार हुआ तो उनका मुकुट, उनका हार, उनकी चरण पादुका सोने की, हीरे की और तो चांदी सुनील जी, यही तो बात है ना, आप कह रहे हैं कि जब बन रहा था तब भी हुआ, उस दौरान भी हुआ और आज भी हुआ। तो आज अगर आप कहते हैं कि आपके लाए ये मामला सतह में आया है, तो पहले ये मामले, आप जो पहले का भी जिक्र कर रहे हैं, वो आपके लाए सतह पर क्यों नहीं आ पाया?
इस बार आपके लाए ये सतह पर क्यों आया, ये भी एक सवाल है। लेकिन अभी आपसे जवाब नहीं लूंगा सर, ये आपसे एक सवाल पूछकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और फिलहाल मैं जरा इसको जल्दी से डॉक्टर साहब का एक काउंटर है आपकी बात पर, वो ले लूं और उसके बाद श्रीराज नायर जी के पास जाने वाला हूं। चलिए, काउंटर करने के लिए आज आए तो कम से कम भाजपा के लोग। डॉक्टर अजय आलोक, क्विकली प्लीज। देखिए, सही बात इन्होंने कही कि ये अपने आप को आज भगवान राम का भक्त बता रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था तो 2000 कार्यसेवकों की गोली मार के हत्या कर दी थी। ये राम भक्त हैं। इतने साल तक रामलला टेंट में रहे, न मुलायम न अखिलेश कभी गए नहीं, ये राम भक्त हैं। पिछले 8 साल में 50 ऊपर बार अयोध्या जा चुके हैं, लेकिन रामलला के मंदिर नहीं गए, ये राम भक्त हैं। और क्या नारा देते थे ये प्रभु श्री राम के बारे में, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये राम भक्त हैं। और दूसरी बात, चोरी करना और व्यवस्था को कंट्रोल करके चोरी करना, ये उसी को आता है जो ये काम करने में माहिर हो। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस काम में माहिर है। इनको राम से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर को एक राजनीतिक टूल बना रहे हैं, एक वेपन बना रहे हैं। नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन इससे हम एसआईटी का रिपोर्ट के ये तमाम बातें मैं मानता हूं, था, हमें राजनीति नहीं करनी थी। ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, ये अगर मानी भी जाएं तो क्या इससे वहां होने वाली किसी गड़बड़ के संदर्भ में आवाज उठाने का इनका हक छीना जा सकता है, या किसी का भी हक छीना जा सकता है? नहीं। तो क्या अभी की गड़बड़ में वो उदाहरण देने जरूरी है? 7 जून को अखिलेश यादव ने जब इस बात की पे बयान दिया था, उसके पहले से राम मंदिर ट्रस्ट इस बात की इन्वेस्टिगेट कर रहा था चोरी की। क्या ये बात सही नहीं है? एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं आई है? किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं ये? इनको मंदिर की व्यवस्था को बदनाम करना, राजनीति करनी है भाजपा। तो ये दोनों चीजों का जवाब आपसे लूंगा। ये एक तो राम के साथ आपका लगाव, राम को लाने की जरूरत, राम के साथ आपका लगाव और झुकाव ये सियासी है। एक बात तो ये कही जा रही है। दूसरी ये कि आपने विसिल ब्लो नहीं की है, पहले से जांच चल रही थी और आपने आकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। ये, और पहले मैंने जो सवाल छोड़ा था वो तो आपके पास लेकर आऊंगा ही, लेकिन अब जरा श्रीराज नायर जी के पास जाऊं। श्रीराज नायर जी, क्या वीएचपी के मंथन में यह बात तय हुई कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उस दबाव की वजह से यह कदम उठाया गया इन दोनों की तरफ से? देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो माननीय चंपत राय जी या अनिल जी ने इस्तीफा दिया, ऐसी कोई अधिकृत खबर हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो खबर है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। दूसरी बात, मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने मंदिर आंदोलन से लेकर अभी तक बहुत सारी बातें कही। ये बात तो लगे अभी राजनीतिक गिद्धों की तरह 2027 के चुनाव को देख करके इनको भगवान श्री राम याद आ रहे हैं और उसके नाम, भगवान श्री राम के नाम पर 2027 का चुनाव जो है जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक गिद्धों की तरह इनकी हरकतें हैं। इन्होंने कहा आंदोलन के समय तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उससे पहले करीब 25 वर्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार। एक बार मैं श्रीराज नायर साहब आपको रोकूंगा। देखिए, ये जो पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पर बात डॉक्टर अजय आलोक कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आपसे जरा मैं इस सब्सटेंस पे बात कर लूं। क्या वीएचपी को ये लग रहा था कि ये जो मुद्दा है, ये कुछ एक व्यक्तियों की वजह से पूरे संस्थान पर, वीएचपी, उसके आंदोलन, उसके संघर्ष, उस पर आने वाली, उसकी साख पर आने वाली एक आंच है, इसलिए इस्तीफा दिया जाना चाहिए? क्या यह बात महसूस की जा रही थी? दूसरे, आप कह रहे हैं अधिकृत जानकारी कोई नहीं है, तो श्रीराज नायर साहब, क्या मैं इसको फ्लैश कर दूं ब्रेकिंग के तौर पर कि वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद को इन इस्तीफों के विषय में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है? बिल्कुल। तो ये ब्रेकिंग के तौर पर फ्लैश कीजिए कि इन दोनों इस्तीफों के विषय में प्रवक्ता के अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी के इस्तीफों के संदर्भ में वीएचपी कह रहा है कि हमको आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात पर आ रहा हूं कि क्या यह महसूस किया गया था वीएचपी की बैठक में कि इस्तीफे आवश्यक हैं, वरना इससे संघ के, वीएचपी के इतने दिनों के संघर्ष और उनकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चंस हो सकते हैं? देखिए दिनेश, ये जो इंटरिम रिपोर्ट जो सौंपी गई अथॉरिटीज को, उसके बाद ये तो ज्ञात हुआ था कि कुछ न कुछ लैप्सेस है, गड़बड़ियां हैं। हमने ये स्पष्ट किया था, जो भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो और कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर दोषी पाया जाता है तो उसे इस्तीफा देना होगा, उसे जाना होगा। यह स्पष्टीकरण हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय आलोक कुमार जी ने कई चैनल्स और कई एजेंसीज को दिया था। हम कोई प्रकार का बचाव गलत व्यक्ति के बचाव में नहीं है। हम चाहते हैं ये गलत हुआ है। हिंदू धर्म के 120 करोड़ मानने वाले लोगों के हृदय को ठेस पहुंची है और ये कभी ना हो। सारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, कंप्लायंसेस, ऑडिट पूरी तरह से हो। एक एक रुपया जो दान दक्षिणा के रूप में आता है वो बैंक में जाना चाहिए। जो लैप्सेस हुए, जो गलत हुआ है, वो सारे व्यक्ति गिरफ्तार होने चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा भारतीय कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, हम कह रहे हैं। परंतु ये राजनीतिकरण, तो क्या एक बात और मैं समझना चाहता हूं, ठीक है सर, को देख करके राम प्रेम आपने कहा कि इस एंटरिम रिपोर्ट में लग रहा था कि गड़बड़ हुई है, तो ये ऐसा कैसे इतना लग गया कि इस्तीफे के संदर्भ में एफआईआर की पेशकश तक ये बात पहुंची? क्योंकि ये मेरी जहां तक जानकारी है, ट्रस्ट की तरफ से, जिनकी तरफ से इनिशिएशन किया गया, उनके तक तो नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि ये बस कुछ लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई थी और उनमें उन लोगों का नाम नहीं था जिन्होंने जाकर एफआईआर कराई है। तो ये कैसे लग गया इस जंक्चर पर? इस जंक्चर पर क्यों लगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी क्योंकि आरएसएस के विचारक भी हैं और साथ में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं। संघ में क्या ये संघ के और उनके अनुषांगिक संगठनों के सामने इतने सालों में अंदर से आई ये सबसे बड़ी चुनौती है, संगीत रागी जी? दिनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर आया है और ये अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा से हमें गुजर करके निकलना ही होगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी ने कहा कि किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, कोई भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब तक अपराध नहीं हो तब तक किसी को फांसी पर भी चैनल पर आकर के नहीं लटकाना चाहिए। हमें इसका भी ध्यान रखेगा। चंपत राय जी का पूरा जीवन राष्ट्र की साधना में लगा है, हिंदू समाज की साधना में लगा। संगीत रागी जो कह रहे हैं उसको ब्रेकिंग बना के फ्लैश कीजिए। हाँ प्लीज कैरी ऑन सर। इसके अलावा आज जिस मुकाम पर राम मंदिर जहां खड़ा है, उन्होंने अपना तिल होम करके वहां पर अपने आप को जोड़ करके रखा है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अपराध से मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैंने फिर जोड़ करके कहा, लोग अभी पकड़े गए हैं, शुरुआत हुई है। कल जाकर के यदि पता लगता है, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो मैं अपने संस्थान का अध्यक्ष हूं और मेरे संस्थान के अध्यक्ष रहते हुए भी मेरे नीचे के लोग गबन कर जाएं, एक बात होती है। मैं संस्थान का अध्यक्ष हूं और मैं अपनी जानकारी में ये सारा गबन होने दिया, ये दूसरी बात है। यदि मेरी जानकारी में है और इसके बावजूद भी मैंने एक छोटा काउंटर में देना चाहता हूं, तो सर आपने जो कहा है, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं, उसके बाद मैं चाहता हूं आप अपनी बात अभी खत्म ना करें, मेरे इस सवाल को उसमें जोड़ लें फिर बात खत्म करें। सर, एक दिन अगर कहीं किसी ने किसी को धोखे में रखकर कहीं कोई चोरी की तो यह माना जा सकता है कि उसने उसके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया और ऐसा कर दिया। अगर सालों साल ऐसा होता चला गया, लंबे वक्त तक ऐसा हुआ है, तो क्या ये आप इसको संभव मानते हैं सर कि किसी के भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर किया गया और उसको इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था? अब मैं क्या कहूं, दर्शक आपका शायद मानेगा भी नहीं इस बात से, लेकिन संघ के प्रचारकों का जो साधु रूप होता है वो इतने भरोसे कर लेते हैं कि कल नक्सली भी आकर के उनको बोल जाए तो संभवतः वो अगले दिन से उसे अपना स्वयंसेवक मान लेंगे। कि मैं फिर जोर देकर के इस बात को कहता हूं और मुझे लगता है कि यही भरोसा जो है वो आज घाव के रूप में हम सबके सामने है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सवाल बाकियों का नहीं है। नहीं सर, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इसको दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। संगीत रागी साहब ये कह रहे हैं कि इतने साधु और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति होते हैं सामान्यतः जो भरोसा कर लेते हैं संघ में, वीएचपी में सामान्य तौर पर इस तरह के व्यक्ति होते हैं, साधु व्यक्तित्व उनका होता है कि वो भरोसा कर लेते हैं।
ठीक उसी साधु की तरह जो बिच्छू था वो डंक मार रहा था, लेकिन साधु अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था। लेकिन सवाल यह है, बाबा भारती और खड़क सिंह वाली भी कहानी है, लेकिन वो एक ही बार हुआ था बाबा भारती के साथ, बार बार नहीं हुआ था। और क्योंकि ये लंबे समय तक हुआ है, तो क्या यहाँ ये बात भी प्रोफेसर संगीत रागी आपके पास आऊंगा तो समझूंगा। मैं एक बात जरूर एमएल शर्मा साहब को इसमें लाना चाहता हूं। दिनेश जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। ठीक कीजिए। 10 सेकंड दीजिए। दिनेश जी, मैंने फिर कहा कि यदि मैं संस्थान का अध्यक्ष हूं और मेरी जानकारी के अंदर ये सब चीज हुआ है, तो चाहे वो चंपत राय जी हूं, चाहे वो कोई राय जी भी हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ विश्वास का धोखा है। ठीक है, ये बड़ी बात है आपकी सर। मैं इसको ब्रेकिंग के तौर पर फ्लैश कर रहा हूं। प्रोफेसर संगीत रागी ने कहा है, वो चंपत राय हों या कोई दूसरे, अगर उन्होंने भरोसे के साथ खिलवाड़ यहां पर हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। प्रोफेसर संगीत रागी ने ये बड़ी बात कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इतने सालों में ये अंदर से आया पहला बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए बाहर के कारक जिम्मेदार नहीं है, आंतरिक कारक जिम्मेदार हैं। ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, ये बात भी प्रोफेसर संगीत रागी ने कही है। लेकिन अब मैं एमएल शर्मा साहब के पास जाऊंगा। एमएल शर्मा साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई, प्राइमरीली जाहिर है उनमें वो लोग नहीं हैं जिन्होंने बाद में अभी कल जाकर एफआईआर के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो इनको कैसे लग गया होगा कि अब ये सही वक्त है कि जाकर एफआईआर के लिए पहलकदमी करनी चाहिए? मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलें। सर, ये रिपोर्ट तो एसीएस गृह के साथ शेयर की गई थी, और उनके साथ शेयर की गई मतलब मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में होगा जी। लेकिन कल जब कृष्ण मोहन जी ने इसके लिए पहल की, ट्रस्ट की तरफ से पहलकदमी हुई कि अब लगता है कि इसमें गफलत हुई है, इसलिए कोई गलती हुई है, हमको जाके एफआईआर कराना चाहिए, उनको कैसे पता चला सर? और इतना कैसे पता चल गया कि उनको लगा कि अब ये कदम उठाया जाना चाहिए एफआईआर वाला, जो इतने दिनों से नहीं उठाया गया था? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि चाहे सरकार के इनिशिएटिव से एफआईआर दर्ज हुई हो या किसी व्यक्ति विशेष ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई हो, बस यहाँ से तफ्तीश की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने अभी सुना कि आनन फानन में यूपी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जुडिशल कस्टडी में भिजवा दिया है। यह प्रक्रिया मेरे विचार में बहुत गलत है। भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होता कि अक्यूज़ को गिरफ्तार किया जाए और उसका पुलिस रिमांड ना लिया जाए और आनन फानन में उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाए। ये कहना कि जुडिशल कस्टडी से निकाल के उसको पुलिस कस्टडी में लाया जाएगा, सख्त आपत्ति है जो आप पूछताछ की चला रहे हैं। एक सेकंड, संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं। संगीत रागी जी। दिनेश जी, आप मेरे नाम से जो हेडलाइंस चला रहे हैं, वो उस पर मुझे सख्त आपत्ति है। क्या है सर, बताइए जो आपने कहा है। मैंने साफ कहा कि यदि ऐसा हो तो ये हिंदुओं के साथ विश्वासघात जैसा माना जाएगा, उसमें यदि मैंने लगाया है। और दूसरी बात मैंने कहा, यदि चंपत राय जी दोषी हो तो इन दोनों जगहों पर यदि लगाकर आप लाइन चलाइए, लिखिए उसमें यदि ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए एमएल शर्मा साहब। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात पे मैं टिप्पणी नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप कह रहे थे। मैं एक कानूनी प्रक्रिया का, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि बगैर पुलिस रिमांड के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। हाँ, मेरा कहना था कि जैसे गिरफ्तारी हुई वैसे तो आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, तभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए था कि भाई इनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। और अगर मान लो गिरफ्तार कर भी लिया तो उनको 15 दिन की मैक्सिमम पुलिस कस्टडी होती है, उसमें से 2-4 दिन की कस्टडी में लेना चाहिए था पुलिस कस्टडी में, और उनको कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए थी। जुडिशियल कस्टडी में भेजने का नुकसान ये है कि जेल में आपस में मिल लेंगे, हो सकता है एक राय बना लें, और जब पुलिस बाद में से पूछताछ करे तो आगे कुछ ना बोलें। आप लोगों को ये
मानना होगा कि आप भले ही कितना शक कर लें, लेकिन साक्ष्य और शक में बहुत फर्क होता है। और साक्ष्य तभी मिलेगा जब किसी से कैश की रिकवरी होगी, ज्वेलरी की रिकवरी होगी, और ऐसी रिकवरी होगी जिसको साधारणतया वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है। तभी माना जाएगा कि वो दान भक्षक है। तो ये प्रक्रिया में बहुत खामी है। साक्ष्य में और संदेह में बहुत बड़ा फर्क होता है। साक्ष्य जुटाने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिस तरह का प्रोसीजर आमतौर पर फॉलो किया जाता है, वो इस मामले में नहीं दिखाई दे रहा है। ये एमएल शर्मा साहब फ्लैग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी उनके नाम से आप जरा फ्लैश कीजिए। लेकिन मैं अब कांग्रेस की भी राय इसमें लेना चाहता हूं और निशांत आनंद जी को शामिल करना चाहता हूं। निशांत आनंद जी, ये गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि किसी भी चीज में वो सीबीआई की ही जांच क्यों ना हो, उस पर यह कहा जा सकता है, इसकी गुंजाइश रहती है कि वो बायस्ड हो सकती है, तोता होने के आरोप तक लगे हैं सीबीआई पर, यह हमेशा रहता है, गुंजाइश रहती है। यहां पर आपको लेकिन कुछ एक बातें आश्वस्त करती हैं क्या कि कम से कम ये जांच हो रही है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में होने वाली चीजों के लिए एक जमीन तैयार होगी? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई थी, वैसे ही भाजपा के कुकर्मों की लंका में हनुमान भक्त ही आग लगाएंगे। देखिए, अगर भाजपा में थोड़ी भी शर्म होती तो मंच से आज चोर चंपत राय पर बयान दे रहे होते, लेकिन अभी भी ये विशेषण आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? एफआईआर हुई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये आप विशेषण किसी के साथ कैसे आप क्या अभी भी बेल देखिए, सर, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा जिस दिन अदालत ये कह दे आप कहिएगा आपको जो कहना है, लेकिन अभी नहीं सर। आप अपनी बात पूरी कीजिए बगैर इस तरह के विशेषणों के इस्तेमाल के। अपनी बात पूरी कीजिए सर, प्लीज। भाषा पर मुझे घोर आपत्ति है। सर, मैं खुद ही कह रहा हूं, संगीत रागी जी, मैं ये बात कह रहा हूं, प्लीज उनको अपनी बात पूरी भाषा पर ये इन्हें माफी। देखिए, शिवराज नायर जी, प्लीज उनको बात कहने दीजिए। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, प्लीज सर, गो अहेड। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। सबसे पहले जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो ट्रस्ट बनी है, वो भाजपा द्वारा नियुक्त किया गया। तो सरकार सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त क्यों कर रही है जो असफल है, जो आज भी सामने नहीं आ रहे? देखिए, चंपत जी तो शपथ लगा के गायब हो गए। अब जिन्होंने राम को लूटा है, उनकी क्या सजा है, हम तो आज ये पूछ रहे हैं। राम के नाम पर वोट ले रहे थे, अब नोट भी ले लिए। तो विश्वास, जो भक्ति, विश्वास और आस्था से लोगों ने चंदा कह लीजिए, आपने जो चढ़ावा था, तो चोरी हो गया है। बीजेपी में मंदिर प्रकोष्ठ बनाया गया है। ऐसे कभी सुना गया है कि किसी पार्टी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया हो? सबसे पहले ये सवाल है। और इनकी मंशा ये रहती है कि पहले ट्रस्ट में अपने लोगों को बिठाए, फिर चंदा और चढ़ावे को चोरी हो गया, चोरी हो चुका है। अब जिन्होंने भगवान राम के नाम पर लूट किया, उनकी क्या सजा होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है। राम मंदिर में नकद चढ़ावा चढ़ता है, 13 लाख रुपए चढ़ा, 10 लाख की एंट्री हो गई। जो सोने की चांदी की ब्रिक लगी है, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं मिला। एफआईआर हुई है अयोध्या में कुछ महीनों पहले की जो प्रसाद है, उसमें 3.5 करोड़। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं निशांत साहब कि अगर एम्बेजलमेंट्स होते हैं, गड़बड़ियां होती हैं, तो जांचें होती हैं ना, यही तरीका है ना कि उस दौरान भी सवाल खड़े होते रहने चाहिए। देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने श्री राम भूमि से लेकर शिलान्यास के समारोह से लेकर बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया। जैसे दक्षिण भारत से जो महिलाएं आती थी, वो सोना चांदी जो पहन के आती थी, वो चढ़ावे में चला जाता था। लगभग 1400। तो ये सिलसिला पुराना है। निशांत आनंद कह रहे हैं कि यह सिलसिला पुराना है। वक्त अगर और होता तो जाहिर है इसमें बहुत सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं।